नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता वही कर रही है जो एक वक्त पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी किया करते थे। वह भी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे और प्रधानमंत्री की मीटिंगों में आते नहीं थे। क्या ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो यह जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की खबरें मीडिया चला ही देता है, भले ही वह लेफ्ट की तरफ रपट रहा हो या फिर राइट की तरफ फिसल रहा हो। इसीलिए इसकी सच्चाई तो आज मैं आपको बता ही दूंगा, और यह भी कि अगर ऐसा हो रहा है यानी ममता दीदी नरेंद्र मोदी की राह पर चल रही है, तो क्या यह राह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाती है, दिल्ली तक आती है, या फिर बंगाल की कुर्सी भी चिंता में पड़ने वाली है। ताजा विवाद यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी देर से आई और कुछ दस्तावेज सौंपकर वहां से चलती बनी। बीजेपी का कहना है कि वह प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है, ममता ने प्रोटोकॉल को नहीं माना है, यह अनुशासनहीनता है। केंद्र सरकार ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुला लिया है। वैसे केंद्र सरकार का मतलब नरेंद्र मोदी जी ही है, इसीलिए कह सकते हैं कि ममता के इस पूरे कारनामे से वह नाराज है और बहुत बड़े लेवल पर नाराज है। इसीलिए पूरे बीजेपी और केंद्र सरकार ममता के पीछे पड़ गई है, यह साबित करने के लिए कि देखिए ममता ने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ममता ने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है। वैसे इस पर ममता ने अपने तर्क और तथ्य पेश किए। उन्होंने मीडिया से कहा है कि पहले समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होनी थी, इसीलिए मैंने अपने दौरे में कटौती की, लेकिन बाद में बैठक में आमंत्रितों की संशोधित सूची में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेता का नाम भी शामिल किया गया। इसीलिए मैंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की बैठक रही नहीं थी। यानी विवाद की जड़ बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी है। ममता की बातों से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या वह सच कह रही है? ममता की बातों से ऐसा लग रहा है कि यह कोई प्रोटोकॉल का नहीं, शुद्ध राजनीति का मामला है। जैसे तस्वीर वायरल हुई है, यह तस्वीर बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर न की हो या इस पर कोई कमेंट न की हो। तस्वीरें कई बार बहुत ज्यादा बोलती है और ये तस्वीर प्रधानमंत्री जी और खाली कुर्सियों की तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है और सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि हाँ, कुछ गलत हुआ है। इसके साथ ही ममता जो कह रही है उसको भी सुनना चाहिए। उनका कहना है कि एटीसी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने की वजह से मुझे 20 मिनट की देरी से सागर द्वीप से कलाईकुंडा के लिए रवाना होने को कहा था। उनके बाद कलाईकुंडा से भी करीब 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मिली। तब तक प्रधानमंत्री पहुंच गए थे। मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की अनुमति मांगी, लेकिन काफी इंतजार के बाद मुझे उनसे मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई। ममता का कहना है कि मैंने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और उनकी अनुमति लेकर वहां से रवाना हो गई, लेकिन शाम को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दफ्तर ने मुझे बदनाम करने के अभियान के तहत लगातार खबरें चलवाई, बयान जारी किए। बंगाल में चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि मोदी जी और ममता के बीच झगड़ा थम नहीं रहा है। दरअसल यह ध्यान में रखना होगा कि ना तो बंगाल का चुनाव केवल बंगाल के लिए था और ना ही उसके परिणाम का असर केवल बंगाल तक सीमित रहने वाला है। इस पूरे मामले को समझने के लिए कुछ पुरानी बातों को याद कर लेते हैं। बात 2013 की है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मनमोहन सिंह ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया था। बीजेपी के उस वक्त के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। उस वक्त मीडिया में खूब खबरें आई थी और नरेंद्र मोदी जी और रमन सिंह जी की काफी आलोचना हुई थी। लेकिन होता क्या है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है और कार्यकर्ता को स्मरण शक्ति की जरूरत नहीं होती। 2013 की बात है। 2013 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी का दिल्ली यात्रा का जो पूरा का पूरा प्लान है, दिल्ली यात्रा की जो स्क्रिप्ट है, इसी साल लिखी जा रही थी और उन्हीं घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है जो घटनाएं बदलाव की कहानी में नींव की ईंट होती है।
इसीलिए 2013 की ही दूसरी घटना है, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले से भाषण दिया और उनके भाषण के बाद गुजरात के कच्छ में मोदी जी ने उनके भाषण की आलोचना के दौरान कहा था, टीवी चैनल मीडिया बता रहे हैं कि ये पीएम मनमोहन सिंह का आखिरी भाषण। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में लाल किले की तर्ज पर बनाए गए स्टेज पर गए और वहां से भाषण दिया। यह अपने आप में बड़ा संकेत था कि लाल किले की तर्ज पर बनाया गया स्टेज। आप लोगों को याद होगा, प्रधानमंत्री की टीम कह रही है, अब जो कह रही है, प्रधानमंत्री की टीम कह रही है कि ममता ने प्रोटोकॉल तोड़ा है और ममता की पार्टी कह रही है कि राजनीति हो रही है। टीएमसी का कहना है कि उस मीटिंग में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता दिया गया था, जबकि उसी दिन प्रधानमंत्री ने ओडिशा के सीएम, राज्यपाल और अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन उस मीटिंग में नेता विपक्ष को नहीं बुलाया गया था। यानी कि ये राजनीति हो रही है, यहां बुलाया जा रहा है, वहां नहीं बुलाया जा रहा है। इसलिए ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि ममता बिदक जाए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हराया है। दोनों के बीच तनाव चरम पर है। टीएमसी के लोगों का कहना है कि यह जानबूझकर ममता को परेशान करने के लिए ऐसा किया गया और इसी कारण ममता मीटिंग में नहीं गई। अब बात यह है कि 2013 के बाद 2014 में जो कमाल नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, उसी राह पर चलकर ममता क्या ऐसा कर पाएगी? यह बड़ा मुश्किल भरा है। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी पार्टी खड़ी थी जिसका पूरे देश में अपना एक आधार है, लेकिन ममता का बंगाल के बाहर कोई आधार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई कार्यकर्ताओं की चेन नहीं है। दूसरी बात, किसी भी जीत में टीम वर्क का बड़ा रोल होता है। यह मानना पड़ेगा कि 2013 में जो मोदी जी के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, उस वक्त ऐसी टीम थी, वह दिल्ली की राह पहचानती थी। अटल जी के साथ ऐसे लोग रहे हैं, वे लोग बाद में मोदी जी के साथ जुड़ गए थे, जो दिल्ली तक आने वाले रास्तों को जानते थे। लेकिन ममता के लिए अभी दिल्ली दूर लग रही है। बाकी राजनीति में कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है।